इकोनॉमी में सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश देसाई साहब, निदेशक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए इस खास शो में, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट साहब, रिटायर्ड महानिदेशक भारतीय अंतरिक्ष संघ, वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। देसाई साहब, पहला सवाल यही कि भारत दुनिया में सेटकॉम बाजार में एक नया ही बेंचमार्क आने वाले समय में स्थापित करेगा। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सेक्टर में कितनी असीम संभावनाएं हैं एक दशक में आगे? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी तक तो खाली इसरो ही इसमें कार्यरत था। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसके द्वारा ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रवृत्ति की जाती थी। बट अभी जैसा कि आपको विदित होगा कि इन स्पेस के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें जुड़ने का मौका मिल गया है। तो उसके कारण जो एग्रीगेशन किया गया है उसके मुताबिक डिमांड बहुत ही काफ़ी है इसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो उसको देखते हुए इसरो और कुल मिलाकर अन्य प्राइवेट प्लेयर्स है वो मिल करके जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम, तो उसकी काफ़ी संभावनाएं है। और जैसा कि हमने देखा कि स्टारलिंक का उपयोग रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ही अधिक हुआ है, जिसके कारण युद्ध के समय में भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट, टीवी, ये सब सुविधाएं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से दी गई है। तो ये संभावनाएं हमारे देश में और अन्य आजू बाजू के क्षेत्रों के लिए भी काफ़ी आकर्षक योजनाएं उपस्थित कर रही है हमारे लिए। और कुल मिलाकर जो एग्रीगेशन किया गया है स्पेस द्वारा, जो स्टडी की गई है, उसके माध्यम से भी पता लग रहा है कि बहुत ही डिमांड बहुत ही अधिक है और उतनी लेवल पे हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का व्याप अभी हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर सभी के लिए काफ़ी मौका है सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करके उसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना। जी भट्ट साहब, क्या ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि जब हम बात करते हैं फ्रॉम स्काई टू स्क्रीन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल लीप व्हेन यू टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और ऐसे में वेदर फोरकास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, दुर्गम स्थानों से मैसेजिंग की बात करते हैं, तो ये वो युगांतकारी डिजिटल आप बदलाव मान सकते हैं जो भारत को एक अलग ही लेवल पर स्थापित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर? अच्छा, देखिए, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन में इसरो की 24 सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरे भारत में दे रही हैं, और वो भी एडुकेट नहीं है, तो कुछ सैटेलाइट कैपेसिटी बाहर की सैटेलाइट से लेने पड़ती है। पर आगे क्या हो रहा है, ये सब हो रहा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, जहां थोड़ा सा, क्योंकि दूरी होने के कारण लेटेंसी के प्रॉब्लम्स थे, सिग्नल आने में थोड़ा समय लगता था। पर पिछले कुछ सालों में विदेशी कंपनियों ने, और इसमें शुरू हुई वनवेब, स्टारलिंक, और अब काइपर आने वाली है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लाकर ब्रॉडबैंड दूर दराज इलाके में दे सकते हैं। और इनमें से यूटेलसैट वनवेब और अब स्टारलिंक GMPCS लाइसेंस जो भारत में ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है, वो उनको मिलने लगा है। इससे पूरा फर्क क्या पड़ रहा है कि भारत का सबसे दूर दराज इलाका, ऐसे इलाके जहां पर ज्योग्राफी के कारण, कॉस्ट के कारण आप फाइबर नहीं पहुंचा सकते हैं, अब लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स द्वारा ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी मिल जाएगी जी। और इस ब्रॉडबैंड के जुड़ने से सिर्फ उनको कम्युनिकेशन ही नहीं मिलेगा, पर वो भारत की फाइनेंशियल इकोनॉमी के साथ भी जुड़ जाएंगे। जी, एक चीज आपने बोली कि डायरेक्ट सैटेलाइट में, फोन में, मोबाइल फोन में अभी सिर्फ डायरेक्ट टू डिवाइस सिर्फ SOS सिग्नल्स हैं, और वो भी एक एप्पल के ही फोन पे आ सकते हैं। पर आगे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो डिवाइस हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो पाएगा। आज के दिन में वो सैटेलाइट डिश द्वारा होता है। बिल्कुल। देसाई साहब, ट्राई का रोल कितना अहम है, क्योंकि स्पेक्ट्रम का आवंटन और किस तरह से जो तमाम नीतियां बनाई गई हैं उनकी समीक्षा सरकार को करनी है चरणबद्ध तरीके से। इस आवंटन के लिहाज से कंपनियों को लाइसेंस जब दिए जाते हैं तो क्या मापदंड देखे जाते हैं?
ट्राई का अहम रोल रहेगा। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कुछ समय से एक प्रकार से स्पेक्ट्रम वॉर चल रहा है। जी। अधिक से अधिक मात्रा में बैंडविड्थ हासिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स है उनमें होड़ बनी रहती है। बट जो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज है, उसका एक अपना अलग पैमाना होता था इवोल्यूशन के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बट अभी दोनों स्पेक्ट्रम लगभग जुड़ से गए हैं, तो इस कारण ट्राई का महत्व बहुत ही अधिक रहेगा कि किस तरह से जो सैटेलाइट बैंडविड्थ है उसका आवंटन करे, जी। कुछ फ्रीक्वेंसी जो सैटेलाइट के लिए रिजर्व रखे और बाकी की फ्रीक्वेंसी जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स है टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के लिए उसके लिए प्रोवाइड करे। तो कुल मिलाकर स्पेक्ट्रम के बारे में सही नीतियाँ बनानी बहुत ही जरूरी रहेगी, जिसके कारण कि उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोले वो हो सके। और जैसा कि भट्ट साहब ने बताया कि रूरल एरिया जहाँ पे कोई सर्विस देने के लिए तैयार नहीं होता है, उनके लिए भी सही मात्रा में आवंटन हो बैंडविड्थ का, तो वहाँ पर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण अन्य सेवाएं प्रस्तुत की जा सके। वहीं अगर कंज्यूमर को अपनी चॉइस का सैटेलाइट सिस्टम जिस तरह से कंज्यूमर डिमांड पर आधारित हो, आपको क्या लगता है भट्ट साहब कि मल्टीपल प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यू रहेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सेक्टर? देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अहमियत है कि उस इलाके में, उस दूर दराज इलाके में जहाँ पर फाइबर नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे सकता है। और भारत का काफ़ी ऐसा हिस्सा है जिसमें इसका फ़ायदा होगा। और यही नहीं, जो आप कह रही हैं कि अर्बन एरियाज में भी अगर किसी को ज़रूरत है, कोई चाहता है कि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करे तो वो कर सकता है। जी। पर एक लिमिटेशन है आज के दिन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, उसका कॉस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन यानी कि मोबाइल के बनस्पत काफ़ी महंगा है। क्योंकि सैटेलाइट डिश का कॉस्ट, इसकी सर्विस का कॉस्ट आज के दिन में महंगा है, पर जैसे जैसे ये फैलेगा तो ये कॉस्ट भी कंपैरेबल हो जाएगी। और तभी ट्राई की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत अहम है। सबसे नंबर 1, स्पेक्ट्रम टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए ऑक्शन होता है, पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि दुनिया में जैसे हो रहा है वो ऑक्शन नहीं होगा, उसका एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से होगा। क्योंकि वही स्पेक्ट्रम अनेक कंपनियां, अलग अलग कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर कर ऑक्शन नहीं किया जा रहा है। दूसरा था कि उसकी क्या कीमत लगाई जाए, तो ट्राई ने अभी 4% AGR की कीमत को निश्चय किया है। और दूसरा ये किया है कि लाइसेंस 5 साल के लिए मिले। ये ट्राई की अहम रिकमेंडेशंस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को ये विश्वास है कि गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी अपनाकर अभी अपने रूल निकालेगी। क्योंकि सब कुछ हो चुका है, सिर्फ यही निश्चय करना है कि स्पेक्ट्रम के लिए कितना पैसा लेना है, और ये सर्विसेज शीघ्र ही भारत में शुरू हो जाएंगी। हमको ये जो अपॉर्चुनिटी पिछले 1-1.5 साल से बनी है, इसको अब डिले नहीं करना है। मेरा निवेदन आपके द्वारा ये है गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाए स्पेस के लिए। वही भट्ट साहब, इसमें अगर 2 चीज़ें देखें, एक तो स्टार्टअप्स और साथ ही साथ जब हम किसी भी सेक्टर को मशरूमिंग मानते हैं या उसको एक लीप फॉरवर्ड के तौर पर लिया जाता है, इसमें रोज़गार के लिहाज से कितने अहम बिंदु आप देखते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन के सेक्टर को अगर हम देखें तो रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाना, हम बात करते हैं कृषि की उत्थान के लिए भी, ये कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि सैट कम्युनिकेशन सबसे बड़ा सेक्टर है कमर्शियली जो कि ग्रो करेगा। और जैसा आपने ही बताया, इसको 10 गुना ग्रोथ 2028 तक कैलकुलेटेड है। सैट कॉम जरूरी अहम इसलिए है क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन फाइनेंशियल सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, इन सब सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा। क्योंकि दूर दराज के इलाके में अगर फैक्ट्री खोलनी है, दूर दराज के इलाके में अगर एजुकेशन देनी है, या उनको फाइनेंशियल इंडियन मार्केट से कनेक्ट करना है, फिनटेक से, तो इस सब के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का होना बहुत अहम हो जाएगा। देसाई साहब, इसमें जो बिजनेस मॉडल है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इस बिजनेस मॉडल को सेटकॉम सेक्टर के लिहाज से आपको क्या लगता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को कितना मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स बनाए जाएं जो इस पूरे कम्युनिकेशन बाजार को एक अलग बेंचमार्क के साथ
कई और देशों के लिए उदाहरण के तौर पर जो डेवलपिंग नेशंस है जिन्हें अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाने चाहिए, जैसे कि खुद विदेश मंत्री साहब भी कह चुके हैं कि वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन सम सेक्टर्स जहां ज़रूरत ना हो किसी से भी मदद लेने की। देसाई साहब, और इसी पे एक रिएक्शन फिर भट्ट साहब का भी। तो जैसा कि आपने बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी तक तो गवर्नमेंट सेक्टर तक ही सीमित था, जिसमें इसरो मुख्य रोल अदा करता था, और अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए मौका है कि उसमें इन्वॉल्व हो। पर जैसा कि भट्ट साहब ने बताया कि अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से तुलना करें तो काफ़ी महंगा पड़ता है इनको। तो ये जो उसका महंगापन है कैसे दूर करें, किस तरह से उसको एफोर्डेबल बनाए लोगों के, आम लोगों के लिए। जैसे कि स्टारलिंक ने सेवा शुरू की तो वो टर्मिनल्स मुफ्त में अभी दे रहा है कई लोगों को, रूरल एरियाज में खास करके। तो इस तरह से बिजनेस मॉडल को ठीक तरह से डेवलप करना होगा। आज कई स्टार्टअप्स भी इंटरेस्टेड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अपना हिस्सा ये करने के लिए। उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर और जो गवर्नमेंट अभी मौका देना चाहती है पीपीपी मॉडल को, क्योंकि जैसे स्टारलिंक जैसा नेटवर्क भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। अपना खुद का OneWeb तो है ही जो कि भारत की रजिस्टर्ड है, बट इसके अलावा भारत का गवर्नमेंट के लिए और खास करके हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए बिल्कुल। भट्ट साहब, इस पर आपका भी एक रिएक्शन कि किस तरह से इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाएगा इस तरह के बिजनेस मॉडल को, बहुत संक्षिप्त में। तो ट्राई ने रिकमेंडेशन दी है, वो बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशन है। उन्होंने पूरे स्टेक होल्डर्स से एडवाइस लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग ये तरीके कि कैसे ये चार्ज किया जाता है, इसको स्टडी करने के बाद में एक बैलेंस्ड रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी है जी, जिसमें मैंने बताया है कि AGR 4% होगा, और अर्बन और रूरल एरिया को भी बैलेंस करने के लिए उन्होंने अर्बन एरिया में 500 रुपए ज्यादा। तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ जो चेक्स एंड बैलेंसेस का एक पूरा मॉडल है, उसके साथ हम मानते हैं कि सेटकॉम बाजार में आने वाले समय में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता हुआ और कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम था और ये ऐसा टॉपिक है जिस पर कभी फिर हम चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मंच से अपने विचारों को साझा करने के लिए। और सुबह